चलो जितने लोग आ गए आप लोगों से मैं बात करना शुरू करता हूँ। फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। जी, ये जो एस्टिमेशन सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं और मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। करीबन 5 क्वेश्चन आप प्रीलिम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ए और जेई दोनों में ही। और 10 मार्क्स का क्वेश्चन आप एक मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द सेम टॉपिक। गेटिंग माई पॉइंट? यू कैन एक्सपेक्ट द सेम, यू कैन एक्सपेक्ट सेम फ्रॉम 10 मार्क्स फॉर ए एंड जी, ठीक है। मेंस में आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। मेंस का क्वेश्चन जो है वो बहुत कन्फाइंड रीजन से आता है, जैसे कि कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है, सेंटर लाइन मेथड हो गया, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड हो गया, या फिर अर्थ वर्क से क्वेश्चन कन्फाइंड करेगा, ठीक है। या फिर अगर अरुणाचल में कौन सा टाइप का क्वेश्चन ऐसा आता है, स्पेशल टाइप क्वेश्चन, तो बार बेंडिंग शेड्यूल का प्रीवियस ईयर्स में जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, जो थोड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, अदर स्टेट्स में देखने को नहीं मिलता है। तो मेंस में इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं, ठीक है। मेंस में मैं क्या करूंगा, अर्थ वर्क की मैं आपको पूरी की पूरी बीएन दत्ता ही लगवा दूंगा। गेटिंग माई पॉइंट? बार बेंडिंग शेड्यूल पूरा आपको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। देन मेंस इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम इन दिस सब्जेक्ट। मेंस तो बहुत आराम से हो जाता है। इस सब्जेक्ट से जो प्रॉब्लम है वो क्या है, एमसीक्यू को नोट्स में ही कंफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फैशन में है, बहुत सारा डाटा याद रखना। तो याद रखने का तरीका क्या है, मैं आपको देखो रिटन नोट्स दे रहा हूँ, these नोट्स आर ऑलरेडी टाइप। गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट आपको नोट्स की क्लियरिटी को लेके कोई इशू ना आए कि सर आपकी हैंड राइटिंग साफ नहीं। सेकेंडली, इससे होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा डाटा आपके पास एक्यूरेसी के साथ पहुंचेगा। हाउ आई विल बी डिलीवरिंग दिस सब्जेक्ट इज, मैं आपको इसमें बहुत सारे फोटोज दिखाकर विजुअलाइजेशन डेवलप करूंगा, ताकि हर टर्म को आप देख लें तो आप उसे को रिलेट कर पाएंगे। नाउ द कंप्लीट नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज, हमारे यहाँ तो एस्टिमेशन लिखा है, बट द कंप्लीट नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। What is the complete name of the subject? The complete name of the subject is estimation, costing, and valuation. So to say, estimate क्या करना है? estimate करना है हमें, estimate हमें करना है कितना मटेरियल लगेगा, कितना मैन पावर लगेगा, क्या मशीनरी लगेगी, उसका जो भी कॉस्ट बनेगा वो कॉस्टिंग निकालनी है। क्या हो गया, एस्टिमेशन करना है मटेरियल को, मैन पावर को, मशीनरी कौन सी लगेगी, इन चीजों को मुझे एस्टिमेट करना है। इन क्वांटिटीज को एस्टिमेट कर लेने के बाद उसकी मुझे कॉस्टिंग करनी है। देन देयर इज वन मोर टर्म, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन क्या होता है? देखो, कोई चीज बनाने जा रहे होगे उससे पहले क्या करोगे, कोई चीज बनाने जा रहे होगे उससे पहले क्या करोगे, एस्टिमेशन करोगे। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? एक बार बन के तैयार हो जाएगा, अब जब उसे कोई और खरीद रहा होगा या कोई सेकंड हैंड चीज को खरीद रहे होगे, तो उसका क्या करते हैं हम लोग, वैल्यूएशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, किसी घर के ऊपर लोन लेना है, तो बैंक में बाकायदा सिविल इंजीनियर की जॉब होती है। वो सिविल इंजीनियर क्या करता है, बिल्डिंग को जाके चेक करेगा, उसका प्लिंथ एरिया देखेगा, उसका फ्लोर एरिया देखेगा, उसकी और कंस्ट्रक्शनल प्रॉपर्टीज देखेगा, जिसके बेसिस पे वो क्या बताएगा कि इस बिल्डिंग के ऊपर हम कितना लोन दे सकते हैं, यानी कि वैल्यूएशन करना। यानी कि एस्टिमेशन क्या है, क्वांटिटीज को पता करना, कॉस्टिंग क्या है, उसके क्वांटिटीज को रेट से मल्टीप्लाई करके पैसे के बारे में आइडिया लगाना, और वैल्यूएशन क्या है, प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की कॉस्ट के बारे में बात करना। एम आई क्लियर? हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। नाउ एस्टिमेशन, एस्टिमेशन इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ वेरियस क्वांटिटीज रिक्वायर्ड एंड प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क बिफोर द कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले ही मैं क्या करूंगा, मैं प्रोबेबल कॉस्ट निकाल लूंगा। व्हाई वी आर फाइंडिंग आउट दिस प्रोबेबल कॉस्ट? व्हाट इज द मेन पर्पस टू डिटरमाइन दिस प्रोबेबल कॉस्ट? फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज द मेन पर्पस टू डिटरमाइन दिस कॉस्ट, दिस एस्टिमेटेड कॉस्ट। व्हाई सो? मान लो तुमने कोई एक फ्लैट सिस्टम बनाया, मान लो अरुणाचल में तुम बना रहे हो, फ्लैट बना रहे हो, तो तुमने 1 करोड़ रुपए का फ्लैट बनाया अरुणाचल ईटानगर में, कोई खरीदेगा ही नहीं 1 करोड़ रुपए का फ्लैट। गेटिंग माय पॉइंट? 2 करोड़ रुपए का तुमने फ्लैट बनाया, कोई खरीदेगा ही नहीं, क्यों, जमीन खरीदेंगे, अपना घर बनाने का शौक है यहाँ पे, दे डू नॉट लाइक टू लिव इन फ्लैट सिस्टम। तो क्या है, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप फ्लैट बना रहे हो तो वो मार्केट सब्जेक्टेड होना चाहिए, एजन इतनी कॉस्ट में फ्लैट बन के तैयार हो कि लोग यहाँ पर उसे खरीदने को तैयार हो जाएं। यानी कि पहले से ही कॉस्ट एनालिसिस करो, एस्टिमेशन निकाल के ये बताओ कि जो तुम फ्लैट बनाने वाले हो वो मार्केट में बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो पहले ही एस्टिमेट करके देख लिया जाएगा कि फ्लैट कितने रुपए में बनेगा।
अगर वो बिक सकता है तो ठीक है, अदरवाइज उसको हम नहीं बनाएंगे। यानी कि एवरी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इज अ कॉमर्शियल प्रोजेक्ट। बाय एंड लार्ज कॉमर्शियल प्रोजेक्ट होता है, और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें उसकी कॉमर्स देखनी पड़ती है, देखना पड़ता है वो बिकेगा, उससे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। एम आई क्लियर? हाँ कि ना? ठीक है। यस। अब मैं और बात करता हूँ आप लोगों से। अच्छा ये बताओ, एस्टिमेशन से पहले कौन सी चीज करनी पड़ेगी? बिफोर स्टार्टिंग एस्टिमेशन, किसी भी प्रोजेक्ट में एस्टिमेशन स्टार्ट करने से पहले कौन सा पार्ट करना बहुत जरूरी होगा? सर्वे वर्क। गेटिंग माई पॉइंट? मैं कह सकता हूं सर्वेइंग के बाद ही एस्टिमेशन किया जा सकता है, क्योंकि डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटी करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटीज करना है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डायमेंशन चाहिए होंगी, और डायमेंशन किस में मेजर होती है? सर्वे में मेजर होती है। अगर आप अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाओगे तो रफ सर्वे करोगे, मतलब प्रिलिमिनरी सर्वे करोगे, बट कुछ तो डाटा होना पड़ेगा सर्वेइंग का, जिस डाटा की मदद से आप क्या कर सकते हो? एस्टिमेशन कर सकते हो। एम आई क्लियर? हाँ कि ना? तो योर टारगेट शुड नॉट बी कि आप पीपीटी को पढ़ो, आप मेरी बातों को सुनो, फिर पीपीटी में जो लिखा हुआ है वो तो लिखा हुआ है ही, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये लिख के लाने का पर्पस सिर्फ ये है ताकि आप लोग कंफर्टेबल हो जाओ, लिखने में ज्यादा ध्यान ना दो, मेरी बातें सुनो। नाउ, पर्पस ऑफ एस्टिमेशन क्या है? टू नो कॉस्ट बिफोर हैंड, पहले से कॉस्ट पता चल जाए। टू कैलकुलेट नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्स, कितने कर्मचारी चाहिए होंगे, कितने वर्कर चाहिए होंगे, ये पता चल जाएगा। रिक्वायरमेंट ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट्स एंड प्लांट। अब सोच के देखो, मान लो तुम एक घर बना रहे हो, एक तुम बिल्डिंग बना रहे हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हो, एंड फॉर दैट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आपने सोचा कि मैं कंक्रीट को बाहर से इंपोर्ट ना करके ऑन साइट बनाऊंगा, और साइट पे बनाकर उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या करने वाला हूं मैं एक कंक्रीट पंप लगाने वाला हूं। तो कंक्रीट पंप की नेसेसिटी है, तो उसका रेंट वगैरह जाएगा। तो तुम्हें जब एस्टिमेशन करने वाले होगे तो एस्टिमेशन करते हुए तुम्हें पूरा प्रोजेक्ट दिखता है कि इस स्टेप के बाद ये होगा, इस स्टेप के बाद ये होगा। तो तुम कंक्रीट पंप डे वन मंगा के नहीं रख लोगे। कंक्रीट पंप कब मंगाओगे? आप उस दिन कंक्रीट पंप मंगाओगे जब से आपकी कास्टिंग चालू होगी, जब से आपका पीसीसी वर्क चालू होगा। यानी कि जब तक आप फाउंडेशन का अर्थ वर्क नहीं कर लेते हो, तब तक आप कंक्रीट पंप को रेंट पर नहीं मंगाओगे, उसके बाद आप कंक्रीट पंप को मंगाओगे। सिमिलर इज द कंडीशन विद लेबर। मान लो टाइल लगाने वाली जो लेबर है, उसको आप अभी से थोड़ी बुला के मिल लोगे कि बिल्डिंग स्टार्ट कर दी है तो उसको बुला ले, नहीं। आपको एस्टिमेशन की वजह से पूरा प्रोसेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन एक बार आपके नजर के सामने से गुजरता है। तो यू नो कि टाइल तो एकदम लास्ट का काम है, तो उसकी लेबर आप बाद में बुलाओगे। तो कौन सा लेबर, कौन सा मशीनरी, कौन सा इक्विपमेंट कब रिक्वायर्ड है, इसके बारे में आपको एस्टिमेशन के बारे से पता चलता है। ठीक है। टू असर्टेन द क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल, किस चीज की कितनी क्वांटिटी लगेगी, उसको कहाँ से इंक्योर करोगे, इस सब के बारे में सोचने के लिए भी आपको एस्टिमेशन चाहिए। फॉर अप्रूवल एंड अलॉटमेंट, फॉर अप्रूवल एंड अलॉटमेंट्स, एस्टिमेशन की मदद से ही तो गवर्नमेंट परमिशन देगी। जैसे मान लो एक रैली होती है, उसमें प्रेमा खांडू बोलते हैं कि यहाँ नाहरलगुन से लेके निर्जुली, वो ईटानगर से लेके निर्जुली तक का 8 वे एक्सप्रेस वे पास कर दें। तो उनके बोल देने से तो नहीं होना है, पहले क्या चेक करना पड़ेगा? मुझे फाइनेंस चेक करना पड़ेगा स्टेट के पास, कि स्टेट के पास इतना पैसा है कि नहीं है। तो क्या करेंगे? एक प्रिलिमिनरी एस्टिमेट करेंगे, क्या करेंगे? एक रफ एस्टिमेट बनाएंगे कि कितना कॉस्ट लगेगा। उस कॉस्ट के बेसिस पर हम अप्रूवल लेने जाएंगे गवर्नमेंट से। गेटिंग माई पॉइंट? अगर गवर्नमेंट अप्रूव कर देगी, अगर ऑफिसर्स अप्रूव कर देंगे तो प्रोजेक्ट पास होगा, अदरवाइज प्रोजेक्ट पास नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि प्रोजेक्ट के अप्रूवल के लिए, अलॉटमेंट के लिए भी मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होता है? व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट? द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज आपके पास एस्टिमेट बना हुआ होना चाहिए। ठीक है क्या? ड्रॉ शेड्यूल ऑफ कंस्ट्रक्शन, किसके बाद क्या कंस्ट्रक्शन होगा इसके बारे में। प्रोवाइड रिक्वायर्ड वैल्यूएशन, इनवाइट टेंडर। ठीक है। अगर सेलेक्ट हो गए तो एस्टिमेशन किसके लिए करोगे? अगर सेलेक्ट हो गए तो एस्टिमेशन की आपको नॉलेज चाहिए टू इनवाइट टेंडर्स। और अगर सेलेक्ट नहीं होते हैं, क्लियर है मेरी बात, तो टेंडर भरने के लिए अरुणाचल में, हाँ कि ना? तो फिर टेंडर भरने के लिए हमें एस्टिमेशन की जरूरत है। यानी कि एस्टिमेशन दोनों ही सेंस में रिक्वायर्ड है। एक गवर्नमेंट ऑफिसर को एस्टिमेशन किसके लिए चाहिए? एस्टिमेशन की नॉलेज इसलिए होनी चाहिए ताकि जब टेंडर भर के आए तो वो उस एस्टिमेट को देखे कि ये एस्टिमेट सही है या नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? सेकेंडली, बिल्स को मूव कराने के लिए, बिल्स को पास कराने के लिए भी आपको एज एन गवर्नमेंट ऑफिसर
क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेट को सबमिट करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई एस्टिमेशन इज रिक्वायर्ड। जस्टिफाई द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, अब किसी भी प्रोजेक्ट का बेनिफिट कॉस्ट रेशियो किससे ज्यादा होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए। किसी भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का बेनिफिट कॉस्ट रेशियो किससे से ज्यादा होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए। एम आई क्लियर? फिक्स अप द कंप्लीशन पीरियड, कितने दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, इसके बारे में भी पता किससे चलेगा, एस्टिमेशन से पता चलेगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट होने से पूछे। सर ये सेकंड लास्ट पॉइंट आपने बताया ना, जस्टिफाई इन्वेस्टमेंट, ये इसको तो एक बार बताइए ना सर। देखिए, बेनिफिट बाय कॉस्ट, किसी भी प्रोजेक्ट का बेनिफिट बाय कॉस्ट रेशियो निकाला जाता है कि इन्वेस्टमेंट कितना हुआ और बेनिफिट कितना हुआ। अब बेनिफिट मस्ट बी ग्रेटर देन द इन्वेस्टमेंट, हाँ कि ना। तो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो शुड बी ग्रेटर देन 1 फॉर एनी प्रोजेक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, ईटानगर में 1 करोड़ रुपए का, 2 करोड़ रुपए का फ्लैट कोई नहीं खरीदेगा। सब क्या करेंगे, जमीन लेकर अपना घर बनाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? थोड़ा आउटस्कर्ट में ले लेंगे, लेकिन फ्लैट सिस्टम यहाँ पर इतने ज्यादा महंगे नहीं बिकेंगे। बैंगलोर में चले जाओ, महंगे महंगे फ्लैट्स बिक रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? दिल्ली में चले जाओ, क्यों, वहां पे फ्लैट सिस्टम कामयाब है। यहाँ पे लोग उतना ज्यादा पसंद नहीं करते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक प्रोडक्ट फाइनेंशियली जस्टिफाइड होना चाहिए, और वो फाइनेंशियली जस्टिफिकेशन उसके बनने से पहले होना चाहिए। ये नहीं बनाने के बाद बेचने घूम रहे हैं और बिक ही नहीं रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है ना? ठीक है क्या? यस यस सर। सर। एनी डाउट स्टिल हियर? बढ़ता हूँ आगे। इसमें तो ऐसी कोई खास बात नहीं है। पर्पस ऑफ एस्टिमेशन जो भी मैंने बोला यहाँ पे लिखा हुआ है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू नो द बिफोर हैंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लाइकली टू बी इंक्योर्ड, जो भी पैसा वगैरह लगने वाला है उसके बारे में पता करना। नंबर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्कर, ठीक है, टू बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, शेड्यूल टाइम ऑफ द कंप्लीशन, टू एक्सेस द रिक्वायरमेंट, टू assess the requirement of the tools and plant equipment required for the construction according to the program, हाँ कि ना। टू ascertain the quantity of material required, ये सारी बातें कर चुका हूँ क्या मैं आपसे, हाँ कि ना। ठीक है। देन अगर पब्लिक कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, पब्लिक कंस्ट्रक्शन वर्क मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, एस्टिमेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। गेटिंग माय पॉइंट? अलॉटमेंट ऑफ फंड एंड टेक्निकल सेंक्शन, टू एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल सेंक्शन और अलॉटमेंट ऑफ फंड्स के लिए हमें क्या चाहिए, एस्टिमेशन चाहिए। ठीक है। टू फिक्स अप द कंप्लीशन पीरियड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वर्क इन्वॉल्व इन एस्टिमेशन, तो कितना टाइम लगेगा काम करने में। ड्रॉ द कंस्ट्रक्शन शेड्यूल एंड प्रोग्राम, किसके बाद क्या काम होगा, कौन सा ऑपरेटर्स लगेगा, ठीक है, फंड्स कैसे मोबिलाइज होंगे। जैसे एक बात सोच के देखो, मान लो तुम्हारा कंस्ट्रक्शन का जो प्रोग्राम है वो 50% कंप्लीट नहीं हुआ और 50% से ज्यादा फंड मूव हो गए, तो तुम नेक्स्ट आगे कैसे बढ़ोगे, कॉस्ट कटिंग करोगे क्या। मान लो तुमने सोचा था कि एक प्रोग्राम है जो 1 करोड़ रुपए में बन के तैयार होगा, एक कोई प्रोजेक्ट है जो 1 करोड़ रुपए में बन के तैयार होगा। अब 50 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं और प्रोजेक्ट अभी 30% ही बना है, 70% प्रोजेक्ट का वर्क बाकी है। तो क्या करोगे आगे के प्रोजेक्ट के लिए, अब आपके पास फंड की तो लिमिटेशन है ना, अथा फंड तो होता नहीं है कि अनलिमिटेड फंड है। तो आपका 50 लाख रुपए खर्च होके 30% काम ही हो पाया, तो रिमेनिंग 70%, 70% जो रिमेनिंग वर्क है उसको करने के लिए आपके पास 50 लाख रुपीज ही है क्या, हाँ कि ना। तो फिर आप क्या करोगे, कॉस्ट कटिंग करोगे। तो ये सब के बारे में आपको आइडिया कैसे लगेगा, व्हेन यू हैव एस्टिमेट, आपको एक एस्टिमेशन से पता होगा कि यार क्या कहते हैं, फ्लोर कंस्ट्रक्शन में या कॉन्क्रीटिंग में, स्लैब कास्टिंग में मेरा इतना पैसा जाएगा। अब मान लो ऑल ऑफ अ सडन जब आप स्लैब कास्ट कर रहे हो उस टाइम जो सैंड है उसका रेट बढ़ जाए, सीमेंट का रेट बढ़ जाए, तो आपकी कॉस्ट ऑफ कॉन्क्रीटिंग बढ़ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ कॉन्क्रीटिंग बन जाएगी तो आप क्या करोगे, अब घर तो बनाना ही है ना, प्रोजेक्ट तो कंप्लीट करना ही है, तो क्या करोगे, फ्लोर में कटिंग करोगे। सोचा होगा कि हम क्या कहते हैं मार्बल फ्लोरिंग कराएंगे, तो मार्बल की जगह कॉस्ट कट कर लोगे और किस में आ जाओगे, टाइल फ्लोरिंग में आ जाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हाँ कि ना। यस सर। नेक्स्ट क्या है, जस्टिफाई द इन्वेस्टमेंट, बोलिए। ठीक है। टू इनवाइट टेंडर एंड प्रिपेयर द बिल ऑफ द पेमेंट, तो एज एन गवर्नमेंट ऑफिसर इनवाइट टेंडर को इनवाइट करने के लिए भी आपको एस्टिमेशन की जरूरत होती है। एन एस्टिमेट फॉर अ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड फॉर वैल्यूएशन। ठीक है क्या। आप लोग ने कंपनी का नाम सुना है, मिथुन फाइनेंस, मैग्मा फाइनेंस, हाँ कि ना। सर मुथूट फाइनेंस। मैग्मा, हाँ मुथु, हाँ वही, क्या कहते हैं, मैग्मा फाइनेंस एक कंपनी है, ठीक है। तो मैं
2016 में मैग्मा फाइनेंस में था, ठीक है। व्हाट वाज माय जॉब, मेरा जॉब क्या था, वैल्यूएशन था, ठीक है क्या। नाउ उसमें मुझे क्या करना पड़ता था, माय रीजन वाज हरियाणा रीजन रीजन ठीक है। उसमें मुझे क्या करना पड़ता था, मेरे सीनियर के साथ मुझे जाना पड़ता था और मुझे उस टाइम वैल्यूएशन करना पड़ता था। वैल्यूएशन एज एन किसी भी एक प्रॉपर्टी के ऊपर कितना लोन अलाउड अलॉट कर सकता है मेरी फाइनेंस कंपनी, वो मुझे अपनी फाइनेंस कंपनी को बताना होता था। अब जब हम जाते थे तो हम बिल्डिंग का मेजरमेंट वगैरह लेते थे। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना कॉस्ट अलाउ करा जा सकता है, कितना लोन दिया जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, बिल्डिंग बना कैसे, गेटिंग माई पॉइंट, बिल्डिंग बना कैसे है, उसमें सर्कुलेशन एरिया कितना है, गेटिंग माई पॉइंट, उसमें कारपेट एरिया कितना है, जितना ज्यादा कारपेट एरिया उतना अच्छी बात है, गेटिंग माई पॉइंट, जितना ज्यादा सर्कुलेशन एरिया उतनी अच्छी बात है, ठीक है। शो टू, क्या कहते हैं, प्लॉट रेशियो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए। ये सारे पैरामीटर्स को जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, इन सारे पैरामीटर्स को हम चेक करके क्या करते थे, वैल्यूएशन करते थे। हाउ वी यूज टू डू द वैल्यूएशन, एक सॉफ्टवेयर होता था, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता था, उसमें हमें एरिया वगैरह को पुट करना होता था, गेटिंग माई पॉइंट। अगर किसी का वैल्यूएशन खराब आता था तो फिर वो हमें ढूंढता था, हरियाणा में थे, गेटिंग माई पॉइंट, कह रहे यार उस जमीन का तुमने पैसा कम कैसे लगा दिया, गेटिंग माई पॉइंट। तो वैल्यूएशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एस्टिमेशन। यानी कि ये जो भी मैं एरियाज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, इनको मैंने प्रैक्टिकली किसी टाइम पे यूज किया है। सो आई विल बी गिविंग यू गुड एग्जांपल्स, ठीक है, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स को लेकर मैं आपको इनको समझाऊंगा। यहां तक क्लियर है क्या बात, हाँ कि ना। यस ठीक है, तो यस वैल्यूएशन क्या है, प्री एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी की कॉस्ट को निकालना वैल्यूएशन है। प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले उसकी कॉस्ट को निकालना क्या है, एस्टिमेशन है, गेटिंग माय पॉइंट। एस्टिमेशन मोर ऑफ एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ठीक है क्या। चलो अब आगे बात करता हूँ, डाटा रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेशन, ठीक है। अब चलो इसको पढ़ो मत, खुद सोच के बताओ एस्टिमेशन के लिए क्या डाटा रिक्वायर्ड होगा। भाई ड्राइंग शीट्स चाहिए होंगी, ड्राइंग शीट्स की मदद से क्या करोगे बताओ, व्हाट यू विल डू विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग शीट्स, क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे क्या, हाँ कि ना। ड्राइंग शीट में पता चलेगा भाई वॉल एरिया कितना है, तो वॉल के लिए उतना कॉस्ट कितना लगने वाला है, फिर स्लैब की थिकनेस कितनी है, ये सब अलग अलग ड्राइंग शीट्स में तो पता चलेगा। तो ड्राइंग शीट्स की मदद से, डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग्स की मदद से हमें क्या पता चलता है, क्वांटिटी मेजरमेंट पता चलती है कि कितनी कौन कौन सी क्वांटिटी लगने वाली है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हाँ कि ना। एक बार क्वांटिटी पता चल जाएगी, यस सर। फिर मुझे क्या चाहिए होगा, फिर मुझे स्पेसिफिकेशन ऑफ द क्वांटिटी चाहिए होगा। स्पेसिफिकेशन ऑफ द क्वांटिटी मतलब, मान लो मुझे पता चल गया कि फ्लोर जो कास्ट करनी है उसकी थिकनेस 20 सेंटीमीटर। अब वो जो फ्लोर कास्ट होनी है, वो हो सकता है M20 से होनी हो सकता है वो M50 से होनी हो, सबका अलग अलग कॉस्ट होगा क्या। यानी कि मुझे क्वांटिटी के बाद मुझे उस क्वांटिटी की जनरल स्पेसिफिकेशन और डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन चाहिए होगी, गेटिंग माई पॉइंट। क्या चाहिए होगा मुझे, उसका स्पेसिफिकेशन के बारे में पता हो। वंस आई गेट टू नो कि कौन सा मटेरियल, कौन से स्पेसिफिकेशन का मटेरियल यूज हो रहा है, कौन सी क्वालिटी का लेबर यूज हो रहा है, उसके बाद में मुझे क्या चाहिए होगा, उस मटेरियल और उस लेबर का रेट चाहिए होगा क्या, हाँ कि ना। क्योंकि एक यस बार सर। क्वांटिटी पता चल गई, क्वांटिटी का टाइप पता चल गया, उस टाइप के बेसिस पे रेट पता चलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। जैसे कोई संगमरमर का अगर मार्बल लगाएगा तो कॉस्ट अलग आएगी, कोई कोटा मार्बल लगाएगा तो कॉस्ट अलग आएगी। एम आई क्लियर। तो देखो यही लिखा हुआ है क्या, डाटा रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेशन, एस्टिमेशन इज प्रिपेयर्ड बाय कैलकुलेटिंग फ्रॉम डायमेंशंस ऑफ और ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग से हम डायमेंशंस निकाल लेते हैं, रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एंड मल्टीप्लाई द करंट रेट। करंट रेट, रेट कहां से निकल जाएगा, रेट लिस्ट से निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या जरूरत होती है, ड्राइंग शीट की जरूरत होती है, स्पेसिफिकेशंस की जरूरत होती है, और किसकी जरूरत होती है, रेट्स की जरूरत होती है। स्पेसिफिकेशन दो तरीके के होते हैं, जर्नल स्पेसिफिकेशन एंड डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, ठीक है क्या। जर्नल स्पेसिफिकेशन एंड डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, जिन लोगों ने डिप्लोमा किया होगा, डिप्लोमा प्रोग्राम में ये जर्नल स्पेसिफिकेशन और डिटेल एस्टिमेशन पढ़ाए जाते हैं। बहुत सारी थ्योरी होती है, रटाया जाता है कि फर्स्ट क्लास हाउस के लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, सेकंड क्लास हाउस के लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्लास वाइज हाउस को डिवाइड किया हुआ है। एई लेवल पर दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। एम आई क्लियर, इतना सारा डाटा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए जर्नल स्पेसिफिकेशन जनरलाइज बात करता है, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन डिटेल में बात करेगा किसी भी मटेरियल के बारे में, गेटिंग माय पॉइंट, किसी भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्बल फ्लोरिंग होगी, ये क्या हो गया, जर्नल इन्फो,
स्पेसिफिकेशन हो गया। मार्बल फ्लोरिंग, कोटा मार्बल लगेगा या फिर क्या कहते हैं, लेट्स से संगमरमर लगेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये क्या हो गया? डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन हो गया। एम आई क्लियर? उसकी थिकनेस कितनी हो गई? इट विल बी इन डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। एम आई क्लियर? हाँ कि ना? Yes, sir. रेट्स कैसे पता चलते हैं? Yes. देयर आर शेड्यूल रेट्स बुक्स, ठीक है, शेड्यूल रेट बुक्स होती हैं, ठीक है, उनकी मदद से हमें रेट्स पता चल जाते हैं। मैंने अभी आगे अरुणाचल पीडब्ल्यूडी का शेड्यूल रेट आपको लगा के दिखा रखा है एग्जाम्पल में, उसके बारे में हम देखेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड मोर। यहां से कोई डाउट होने से पूछिए। बोलो, गोली, कोई डाउट? No, sir. दाबा, दोबा, दोबा बताओ, कोई डाउट है? नो सर। जिमनिया कोई डाउट? बसर कोई डाउट? बढ़ जाऊं आगे? मोबिया बढ़ूं आगे? ठीक है, चलो। ड्राइंग्स के बारे में बताऊं, अलग अलग तरह की ड्राइंग्स चाहिए होती हैं। प्लान चाहिए होता है, सेक्शनल एलिवेशन चाहिए, फुल डायमेंशन रिक्वायर करने के लिए, यानी कि टॉप व्यू और सेक्शनल व्यू चाहिए मुझे, सारी की सारी डायमेंशन पता करने के लिए। तो कौन कौन सा ड्राइंग चाहिए होता है? प्लान चाहिए होता है और सेक्शनल एलिवेशन चाहिए होती हैं, फुल डायमेंशंस को दिखाने के लिए। ठीक है क्या? सेक्शनल व्यू मतलब बिल्डिंग को वर्टिकली काट के जब दिखाया जाएगा तो सेक्शनल व्यू हो जाएगा, और ऊपर से हेलीकॉप्टर से फोटो खींचोगे तो क्या हो जाएगा? प्लान व्यू हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ कि ना? चलिए, Yes, नेक्स्ट sir. क्या है? स्पेसिफिकेशन, जनरल स्पेसिफिकेशन और ब्रीफ स्पेसिफिकेशन। नेचर, क्वालिटी एंड क्लास ऑफ मटेरियल यूज्ड इन वर्क। जनरल स्पेसिफिकेशन हेल्प इन जनरल आइडिया ऑफ द होल बिल्डिंग और स्ट्रक्चर। ठीक है, यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग डिटेल्ड एस्टिमेशन। डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन क्या है? गिव्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस आइटम, ले डाउन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल। ये और ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन है। देयर प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वर्कमैनशिप, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। डिटेल स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब एवरी आइटम वर्क सेपरेटली इन डिटेल एंड हेल्पफुल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क्स। तो जब काम कराते हैं तो डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन की जरूरत होती है, और एस्टिमेशन के लिए किसकी जरूरत होती है? जर्नल स्पेसिफिकेशन की जरूरत। एम आई क्लियर? हाँ कि ना? देखो, Yes, sir. प्रोजेक्ट की कॉस्ट इस बात तक पे मैटर कर जाती है कि उसी मटेरियल को प्लेस करने के लिए लेबर कहाँ की है। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे अरुणाचल में लेबर कहाँ से आती है? Yes, मोस्ट ऑफ sir. द लेबर कम्स फ्रॉम असम। हाँ कि ना? तो वर्कमैन क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, दैट इज द सिविल इंजीनियरिंग फैक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? अरुणाचल में ज्यादा से ज्यादा लेबर कहाँ से आती है? असम से आती है। तो वर्कमैनशिप या लेबर की क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। आप दिल्ली जाओ, दिल्ली में आपको ज्यादा से ज्यादा लेबर कहाँ से मिलेगी? या तो बिहार से मिलेगी या फिर वेस्ट बंगाल से मिलेगी। गेटिंग माय पॉइंट? वेस्ट बंगाल का लेबर का जो वर्क Yeah. होता है वो ज्यादा अच्छा होता है, दे आर मोर इफिशियंट लेबर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लेबर तक डिसाइड होती है कि किस प्रोजेक्ट में किस तरह की लेबर यूज होने वाली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ कि ना? क्योंकि लेबर का रेट भी अलग होता Yes. होगा ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट क्या है? रेट पर यूनिट ऑफ वेरियस आइटम वर्क आर ऑब्टेन्ड बाय पीडब्ल्यूडी शेड्यूल रेट बुक। तो पीडब्ल्यूडी की भी शेड्यूल रेट बुक आती है, स्टेट की भी शेड्यूल रेट बुक होती है, डिस्ट्रिक्ट की भी शेड्यूल रेट बुक होती है, डिपार्टमेंट की भी शेड्यूल रेट बुक होती है। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे आरडब्ल्यूडी जेई की अपनी अलग से शेड्यूल रेट बुक है, पीडब्ल्यूडी की अपनी अलग से। पीडब्ल्यूडी की तो स्टेट वाली ही होती है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी और स्टेट की ऑलमोस्ट सेम ही होती है ज्यादातर चीजों में, बट अलग अलग डिपार्टमेंट की अपनी शेड्यूल रेट अलग होती है, सेंट्रल की अपनी शेड्यूल रेट लिस्ट अलग होती है। ठीक है, अब ये रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? लोकेशन ऑफ वर्क, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन शुड बी नोन। रेट वगैरह के लिए क्या चाहिए होता है? लोकेशन ऑफ वर्क, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ मटेरियल एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मस्ट बी। ठीक है, ये देखो, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट अरुणाचल प्रदेश 2021 का शेड्यूल रेट का ये। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा है? जीरो लीड बेस्ड, यानी कि इसमें कैरियज की कॉस्ट इंक्लूड नहीं है। ठीक है क्या? इसमें कैरियज की कॉस्ट इंक्लूड
नहीं है। इसका एक बार इंडेक्स देखो, किस किस चीजों के बारे में बताया है। साइट क्लियरेंस के बारे में, ठीक है, ठीक है, इनपुट रेट, बेसिक रेट्स के बारे में, टेम्परेरी आइटम के रेट्स के बारे में बताया गया होगा, अर्थ वर्क के बारे में, मोटार की कॉस्ट पर यूनिट वगैरह बताई गई होगी। गेटिंग माई पॉइंट। ब्रिक वर्क की कॉस्ट का है। तो हर चीज का सब हेड के साथ क्या है हमारे पास, रेट दिया हुआ है। किसके अंदर, ये किसके डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट का है, पीडब्ल्यूडी का है। ऐसे ही आरडब्ल्यूडी का शेड्यूल रेट बुक अलग होगा। गेटिंग माई पॉइंट, शेड्यूल ऑफ रेट्स अलग होगा। एम आई क्लियर? हाँ कि ना? ठीक है, दिस इज साइन बाय चीफ मिनिस्टर। क्लियर है मेरी बात? ये कौन साइन करता है? चीफ मिनिस्टर साइन करता है। इसको कौन अप्रूव करता है? चीफ मिनिस्टर अप्रूवल देता है इसका। ठीक है क्या? बढ़ूं आगे? अब देखो, मैंने यहाँ पर आपको लेबर का सर एग्जांपल सबके बताया। दाम का प्लीज सबके सामान का दाम का होना। दोबारा से बोलिए। सर सबके लिए सामान का दाम अलग हो जाएगा। हाँ, अलग अलग रेट, उसमें अलग अलग रेट होता है। जैसे पीडब्ल्यूडी की रेट बुक अलग होगी, आरडब्ल्यूडी की रेट बुक अलग होगी, सेंट्रल की रेट बुक अलग होगी। ठीक है, हर डिपार्टमेंट की अपनी रेट बुक अलग होती है। ठीक है क्या? हाँ कि ना? इनको मॉनिटर किया जाता है इंटर डिपार्टमेंटल एनालिसिस के थ्रू। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की एनालिसिस करके इनको मॉनिटर करता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उल्टा सिल्टा रेट लिख के बैठ जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ कि ना? पब्लिश अंडर द अथॉरिटी ऑफ चीफ जी इंजीनियर। सर। ठीक है, पीडब्ल्यूडी अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पर जरा देखो, एग्जाम्पल देखो, ये क्या है, कोड है। ठीक है, अब देखो, बेलदार, इट इज अ टाइप ऑफ लेबर। एक लेबर का रेट यूनिट क्या है, ईच लेबर के लिए 310 रुपए का रेट है 2021 में। ठीक है क्या? कूली का रेट देखो, ईच कूली 310 रुपए एक कूली का रेट है। ठीक है, ओके ना? ऐसे ही देखो, अगर आप देखोगे मिस्त्री, मिस्त्री का कितना है, मिस्त्री का रेट ज्यादा है क्या? ईच कूली का रेट 442 रुपीज पर टास्क डे होता है। वो भी आगे आगे के हम पढ़ेंगे इसको, और डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है क्या? और देखो यहाँ पे मिस्त्री के बारे में तो बात होगी। उसके बाद में देखो, माइल्ड स्टील स्क्रू 50 mm, 100 नंबर के कितना कॉस्ट होगा, इतना कॉस्ट होगा। गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे ही अनस्लैग्ड लाइन, बिल्डिंग मटेरियल में लाइन पढ़ेंगे क्या हम? तो ठीक है, कुंटल में क्या रेट है, 1287.61 पर कुंटल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोल तार का क्या रेट है, 72.57 पर लीटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और इस सब में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड नहीं है। जीरो लीड बेस लिखा है क्या? हाँ कि ना? यानी कि इस सब के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जी अलग से लगाई जाएगी। एम आई क्लियर? हाँ कि ना? सर। बढ़ूं आगे? जी सर। ठीक है, तो ऐसे मैंने इसका एग्जांपल लगाया है। मैं आपको एक, क्या कहते हैं, आरडब्ल्यूडी जे का शेड्यूल और मेरे पास पड़ा है, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे शेयर किया था। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ तक की बात रखते हैं, आगे देखते हैं। नाउ टाइप ऑफ एस्टिमेट्स की बात करने जा रहे हैं। व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिमेट्स? तो देयर आर प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स, जिसको अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट भी बोला जाता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट भी बोला जाता है, या रफ कॉस्ट एस्टिमेट भी बोला जाता है। ठीक है, देन देयर इज डिटेल्ड एस्टिमेट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग तरह के प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स हैं, जैसे कि प्लिंथ एरिया मेथड, क्यूबिकल रेट मेथड, यूनिट रेट मेथड, टिपिकल वे मेथड। ये सारे के सारे मेथड्स को हम देखेंगे, और इनके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी लेंगे। हमें क्या, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के। हमें क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी देखते हैं, फिर डिटेल देखेंगे। स्टार्ट करता हूँ प्रिलिमिनरी एस्टिमेट से। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। ठीक है, दिस एस्टिमेट, क्या, which is prepared in initial stage to know the approximate cost। ठीक है, इसका काम क्या होता है, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट का यूज क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। का काम क्या है, फॉर
अप्रूवल। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी स्टेट की एस्टिमेट से क्या मिल जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाता है। ठीक है क्या? आगे डिटेल एस्टिमेट कैसे कैसे यूज होता है वो बताएंगे, बट प्रिलिमिनरी स्टेट एस्टिमेट का मेन काम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। ठीक है, पर्पस ऑफ प्रिलिमिनरी एस्टिमेट क्या है? पॉलिसी सेंक्शन। ठीक है, पॉलिसी फॉर सेंक्शंस, प्रिलिमिनरी स्टडी, और टू डिसाइड द फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, अप्रूवल देख लेना है स्पेलिंग। ठीक है, स्पेलिंग को लेके प्लीज परेशान नहीं होगा। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन इज प्रिपेयर्ड फॉर फ्रॉम प्रैक्टिकल नॉलेज एंड कॉस्ट ऑफ सिमिलर वर्क। एक बात देखो, जैसे टीके कंस्ट्रक्शन है अरुणाचल में, टीके कंस्ट्रक्शन जनरली कौन से काम में इन्वॉल्व हो रहा है? रोड कंस्ट्रक्शन, हाँ कि ना? और बहुत पुराना कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो टीके वाले को, टीके के एस्टिमेट इंजीनियर को ये बात पता होगी कि अप्रोक्सीमेट 1 किलोमीटर की रोड का कॉस्ट कितना आता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उसे, मान लो उसे एक रोड बनाने का एस्टिमेट के बारे में बात करनी है, एक रफ एस्टिमेशन देना है, प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन देना है, तो वो क्या करेगा? सेंटर लाइन ऑफ द रोड मेजर करवाएगा। क्या करेगा? सेंटर लाइन ऑफ द रोड, जो भी रोड बनानी होगी, रिपेयर वर्क करना होगा या जो भी रिकंस्ट्रक्ट करनी होगी, उसका सेंटर लाइन ऑफ द रोड पता चले, लेंथ पता करेगा, सेंटर लाइन लेंथ कितनी है। और मान लो लेंथ आई 14 किलोमीटर। ठीक है, और उसे पता है 1 किलोमीटर की रोड बनने में लेट्स से 50 लाख रुपए लगते हैं, तो ही विल मल्टीप्लाई 14/0.5। कितना आ गया? 7 करोड़। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ कि ना? तो ये जो रफ एस्टिमेशन होता है, ये बेस्ड अपॉन प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। जिसने बार बार काम किया होता है उसे प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, तो उसकी मदद से, उसने सिमिलर टाइप का काम किया होगा, तो उसे उसके मदद से क्या पता होता है कि इसका रफ कॉस्ट कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल पीवीआर है क्या? पीवीआर सिनेमाज है क्या? अब वो क्या कर रहे हैं? पूरे इंडिया में सिनेमा हॉल ही तो खोल रहे हैं, है ना? जो पीवीआर है उसका काम क्या है? पूरे इंडिया में सिनेमा सिनेमा हॉल, वो सिनेमा हॉल्स खोलना। तो उनको पता है कि एक चेयर लगाने की क्या कॉस्ट आती है एक हॉल के अंदर। तो मान लो उन्हें 300 चेयर का एक नया हॉल बनाना है, तो उन्हें एक चेयर का कॉस्ट पता है, दे विल मल्टीप्लाई विद 300 एंड दे विल गेट द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट। अगर पीवीआर कंपनी के पास इतना पैसा होगा कि उसे अफोर्ड कर सकता होगा तो वो बनाएगा, अदरवाइज वो उसको नहीं बनाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ कि ना? यस सर। फॉर एग्जाम्पल इंडियन ऑयल्स। अब इंडियन ऑयल्स का काम क्या है? पेट्रोल पंप बनाना या पेट्रोल सप्लाई करना है, बट लेट्स से इंडियन ऑयल एग्जांपल नहीं लेते हैं, और कोई अच्छा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स कोट सम गुड एग्जांपल। फॉर एग्जांपल फोर्टिस, फोर्टिस हॉस्पिटल की चैन है क्या? हाँ कि ना? अब आपने सुना होगा ना फोर्टिस हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो फोर्टिस हॉस्पिटल्स की क्या है, वो हॉस्पिटल में ही डील करते हैं। अब उनके एस्टिमेशन, क्या कहते हैं, एस्टिमेटर को इस बात का आइडिया होगा कि एक हॉस्पिटल में एक बेड का सेटअप अरेंज करने के लिए उस बेड के आसपास इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे, मशीनरी लगानी पड़ेगी हॉस्पिटल वाली, वो सब लगाने का कितना कॉस्ट आता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो फोर्टिस हॉस्पिटल कैसे डील करता है? उसको एक बेड का कॉस्ट पता है। अब मान लो वो अरुणाचल में अपनी ब्रांच खोल रहे हैं, देन न्यूज़पेपर में देखो न्यूज कैसे निकलती है, इस तरीके से निकलता है क्या? 500 बेड का हॉस्पिटल परमिट हुआ, ऐसे निकलता है क्या? इस तरीके से लिखने का रीजन क्या है? वो 500 बेड क्या है, कॉस्ट के बारे में आइडिया दे रहा है कि 500 बेड है और एक बेड को लगाने का लेस से कॉस्ट कितना आ रहा है? 1 लाख रुपए आ रहा है हॉस्पिटल के अंदर। गेटिंग माई पॉइंट? उसमें सिर्फ बेड का पैसा नहीं है, मतलब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा भी इन्वॉल्व है, उन्होंने बनाया होगा ना कहीं और, तो उनके पास एवरेज डाटा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ कि ना? जी सर। ठीक है, चलो कोई एग्जांपल और कोट कर पाओगे क्या इस तरीके का? स्कूल की चेंस, हाँ कि ना? स्कूल वालों को पर क्लासरूम या पर स्टूडेंट का पता होगा क्या कि पर बेंच का कॉस्ट कितना आता है? ठीक है, तो देखो न्यूज़पेपर में ऐसे हेडलाइंस आती है क्या? 1100 1100 स्टूडेंट्स का स्कूल हुआ पारित, ऐसे करके लिख के आता है क्या? 1100 स्टूडेंट्स स्कूल परमिटेड इन सम सिटी और समथिंग लाइक दैट। हाँ कि ना? तो ये सब क्या है? बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस जी। होता है। चलो बहुत एग्जांपल दे दिया, आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो एस्टिमेट
The estimate separately shows the approximate cost of all important items, work as cost of land, cost of building, cost of road, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इसमें सभी चीजों की कॉस्ट सेपरेटली भी दिखाई जाती है। नाउ नेक्स्ट क्या है, द प्रिलिमिनरी एस्टिमेट इज अकम्प्लिश्ड बाय ब्रीफ रिपोर्ट एक्सप्लेनिंग द नेसेसिटी एंड यूटिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो एस्टिमेशन होता है, इसके साथ रिपोर्ट में और क्या लगाया जाता है, नेसेसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, एक्सप्लेनिंग द नेसेसिटी एंड यूटिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। क्लियर है क्या? साइट प्लान वगैरह और लेआउट जी भी सर। उसके साथ में लगाया जाएगा फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। ये सारी चीजें किसके लिए लगाई जाएंगी? फॉर अप्रूवल। कोई डाउट होने से पूछे, बढ़ जाऊं आगे। जी सर। चलो नेक्स्ट क्या है, अब देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन, फॉर एग्जांपल प्लिंथ एरिया मेथड। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लिंथ एरिया मेथड, यानी कि प्रिलिमिनरी एस्टिमेट के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब इनके अलग अलग मेथड्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। नाउ ये जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, स्टार मार्क कर लो इसको। इससे रिलेटेड ये जो डाटा मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, यहां से एमसीक्यू आते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 2 एमसीक्यू इसी पार्ट से एई में कन्फाइंड थे। क्लियर है मेरी बात? इसी पार्ट से 2 एमसीक्यू आए थे इस वाले एई में। देखते हैं, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग। तो प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट कैसे निकालेंगे हम? प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग निकालेंगे और उसको रेट ऑफ द सिमिलर बिल्डिंग से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट ऑफ द सिमिलर बिल्डिंग से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है क्या? मान लो आप जोलांग में एक नई बिल्डिंग बना रहे हो, जी ठीक है, आप जोलांग में एक नई बिल्डिंग बनाने वाले हो। तो आप क्या करोगे, उसका एक ड्राइंग शीट रेडी करवाओगे। ड्राइंग शीट रेडी करवाओगे, उस ड्राइंग शीट के अंदर आपको प्लिंथ एरिया मिल जाएगा, ठीक है। आप बताओगे भाई एक घर का नक्शा बना के दे दे, एक बिल्डिंग बना के दे दे, जिसमें फर्स्ट फ्लोर पर 4 दुकान आ जाए, ऊपर घर बन जाए, इस तरीके से सब कुछ। तो क्या है, उसकी ड्राइंग शीट आने के बाद आप उससे क्या कैलकुलेट कर लोगे? प्लिंथ एरिया ऑफ दैट बिल्डिंग यू विल कैलकुलेट। फिर क्या करोगे, अपने पड़ोसी से पूछोगे भाई तुम्हारा प्लिंथ एरिया कितना है? वो बोलेगा इतना मेरा प्लिंथ एरिया है। उससे पूछोगे पैसा कितना लगा? तो कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे प्लिंथ एरिया से, तो क्या आ जाएगा? रेट आ जाएगा। प्लिंथ एरिया रेट आ जाएगा क्या? कॉस्ट डिवाइड बाय एरिया विल गिव यू प्लिंथ एरिया रेट। एक बार रेट पता चल गया, उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट आ जाएगा क्या? हाँ कि ना? तो अपनी लोकेलिटी जी का हाँ। प्लिंथ एरिया रेट पता होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं 2018 का बता रहा हूँ। यूपी में स्क्वायर फीट में डील किया जाता है। तो 2300 रुपए स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट था। गेटिंग माई पॉइंट? प्लिंथ एरिया रेट कितना था? 2300 रुपीज पर स्क्वायर फीट। ओके, हाँ कि ना? अब आप लोगों के आसपास घर के मिस्त्री वगैरह काम कर रहे होंगे, उनसे पूछना भाई आजकल कंस्ट्रक्शन का रेट क्या चल रहा है। दे विल गिव यू, जो वो डाटा बताएंगे वो कौन सा डाटा होगा? प्लिंथ एरिया रेट होगा, ठीक है क्या? बढ़ूं आगे। जी सर। Plinth area rate is obtained by similar type of design and specification of building in the locality। जैसा घर बना रहे हो वैसे ही पड़ोसी से पूछना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एवरेज घर बना रहे हो तो एवरेज पड़ोसी से पूछना, ठीक है। इट इज लीस्ट एक्यूरेट मेथड। ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि ये एरिया पे ही डिपेंड कर रहा है, इसने हाइट को कंसीडर नहीं किया। गेटिंग माई पॉइंट? हो सकता है फ्लोर टू फ्लोर हाइट कोई ज्यादा रखे तो कॉलम की कॉस्ट ज्यादा आएगी, फ्लोर टू फ्लोर कम रखेगा तो कॉस्ट कम आएगी। तो ये उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। इट इज वन ऑफ द लीस्ट एक्यूरेट मेथड। एम आई क्लियर? हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। नाउ IS 8, कौन सा IS कोड है? 3816 नहीं, दिस शुड बी 3861, 3861 2002। ये किससे डील करता है? ये कैलकुलेशन ऑफ एरिया से डील करता है। अलग अलग तरह के एरिया के बारे में इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आगे मैंने IS कोड लगा के दे रखा है फॉर योर रेफरेंस, ठीक है क्या? वेरियस टाइप ऑफ एरियाज, प्लिंथ एरिया, फ्लोर एरिया, सर्कुलेशन एरिया, कारपेट एरिया, ये सारे एरिया को डिटेल में पढ़ना है। इनसे रिलेटेड MCQ होता है, ठीक है क्या? बढ़ूं आगे। तो सबसे जी पहले हम सर। क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी प्लिंथ एरिया क्या है।
इन सारे एरिया की आपको उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बट क्या है, एस्टिमेशन में इनसे एमसीक्यू पूछा जाता है, सो वी आर गोइंग टू स्टडी दीज एरियाज एज वेल, ठीक है। बट हमें जरूरत किसकी है, प्लिंथ एरिया की जरूरत है एस्टिमेशन को करने के लिए। नाउ प्लिंथ एरिया, ठीक है। तो प्लिंथ एरिया इज बिल्ट अप कवर्ड एरिया ऑफ अ बिल्डिंग मेजर्ड एट फ्लोर लेवल ऑफ एनी स्टोरी, यानी कि हर स्टोरी पे, एनी स्टोरी, क्या बोलूं तो ईच स्टोरी, हर स्टोरी लेवल पर बिल्टअप एरिया कितना है, बिल्टअप कवर्ड एरिया कितना है, दैट एरिया, उन सारे एरिया का सम क्या होता है, प्लिंथ एरिया होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो सर और समझाओ इसके बारे में। आपने घर बनते हुए देखा होगा, सबसे पहले घर में क्या बनता है, फाउंडेशन बनता है क्या, दिस इज फाउंडेशन। फाउंडेशन के बाद में एक ये बीम लगाया जाता है, ठीक है। ये फ्लोर लेवल पर ये जो बीम लगा है, इस बीम को क्या बोलते हैं, फिर ये कॉलम यहां से एक्सटेंड होगा, इस बीम को क्या बोलते हैं, मोबिया बताओ ना जरा। जो फुटिंग के सप्लिट बाद बीम। सबसे पहले बीम लगे, हाँ प्लिंथ बीम। प्लेन ये कौन सा बीम है, प्लिंथ बीम, बीम। ठीक है। तो प्लिंथ बीम सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड लेवल पर होता है, ठीक है। बट प्लिंथ एरिया सिर्फ ग्राउंड लेवल पर नहीं लिया जाता है, प्लिंथ एरिया ईच फ्लोर लेवल पर लिया जाता है। फॉर एवरी फ्लोर लेवल आई एम गोइंग टू कंसीडर प्लिंथ एरिया, ठीक है क्या। तो हर फ्लोर पे जाओगे और उस फ्लोर का प्लिंथ एरिया सेपरेटली कैलकुलेट करोगे, और सारे फ्लोर का प्लिंथ एरिया जोड़ने के बाद यू विल बी अनाउंसिंग द टोटल प्लिंथ एरिया। एम आई क्लियर? हाँ कि ना? अब देखो एमसीक्यू में पूछा जाता है, क्या प्लिंथ एरिया बेसमेंट लेवल पर मेजर किया जाएगा, विल द प्लिंथ एरिया ऑफ द बेसमेंट विल बी इंक्लूडेड इन प्लिंथ एस्टिमेशन, यस ऑब्वियसली इट विल बी इंक्लूडेड, हर फ्लोर का इंक्लूड करा जाता है, ठीक है क्या। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है क्या। नेक्स्ट क्या है, इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग एट फ्लोर लेवल एक्सक्लूडिंग द प्लिंथ ऑफसेट, प्लिंथ ऑफसेट को एक्सक्लूड करके एक्सटर्नल एरिया को, देखो मैंने यहाँ पर एक डिजिटल फोटो लगा के दिखाया, ये पूरा एरिया, ये बाउंड्री है, ये क्या है, दिस बाउंड्री रिप्रेजेंट्स द प्लिंथ एरिया बाउंड्री, दिस बाउंड्री रिप्रेजेंट्स द प्लिंथ एरिया बाउंड्री। तो इस बाउंड्री को भी कंसीडर करके, यानी कि वॉल का एरिया भी कंसीडर करके, ये आउट टू आउट एरिया लेके कौन सा एरिया पता चलता है डियर, प्लिंथ एरिया पता चलता है। इज इट क्लियर? हाँ कि ना? हाँ। ठीक है क्या। एक्सक्लूडिंग प्लिंथ ऑफसेट्स, व्हाट इज प्लिंथ ऑफसेट्स, बहुत सी बार क्या करा जाता है, दो कारण से प्लिंथ ऑफसेट्स आते हैं। कुछ तो स्ट्रक्चरल प्लिंथ ऑफसेट्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल प्लिंथ ऑफसेट्स होते हैं। जैसे ये वाली बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग के ये स्ट्रक्चर है, ये पूरा कंस्ट्रक्टेड एरिया है, इसके बीच में यहाँ पर ये प्लिंथ बीम जा रहा है, और फिर ये दूसरा कंस्ट्रक्टेड एरिया, तो ये दिस इज प्लिंथ ऑफसेट, दिस इज प्लिंथ ऑफसेट। और कभी कभी स्ट्रक्चर से बाहर भी प्लिंथ ऑफसेट निकले होते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस, बालकनी वगैरह के लिए। तो प्लिंथ ऑफसेट्स को एक्सक्लूड करके, बालकनी को नहीं, प्लिंथ ऑफसेट्स को एक्सक्लूड करके, प्लिंथ ऑफसेट्स के लिए प्रोवाइड प्रोवाइड करे जाते हैं। प्लिंथ ऑफसेट्स को प्रोवाइड करने का पर्पस क्या है, फ्यूचर कंस्ट्रक्शन, गेटिंग माई पॉइंट। एंड समटाइम दे आर स्ट्रक्चरल पार्ट एज वेल, वो कभी कभी क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल पार्ट्स भी होते हैं, ठीक है क्या। हाँ कि ना? तो पूरे पूरे एरिया को प्लिंथ एरिया लिया जाएगा, जो भी बिल्टअप एरिया है उस पूरे को प्लिंथ एरिया लिया जाएगा, एक्सटर्नल डायमेंशन को इंक्लूड करते हुए। सिर्फ एक्सक्लूड क्या कर देना है, एक्सक्लूडिंग प्लिंथ ऑफसेट। तो एमसीक्यू में पूछा जाएगा प्लिंथ एरिया कैसे लेते हैं, एक्सटर्नल डायमेंशन को इंक्लूड करते हुए प्लिंथ एरिया लेते हैं। बस किस चीज को इंक्लूड नहीं करते हैं, बोलो, किस चीज को इंक्लूड नहीं करते हैं, प्लिंथ ऑफसेट को इंक्लूड नहीं करते हैं। एम आई क्लियर? हाँ कि ना? बढ़ू आगे। जी सर। तो दिस कंप्लीट इस प्लॉट एरिया, ये पूरा का पूरा प्लॉट एरिया है, और जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है, ठीक है, वॉल की एक्सटर्नल डायमेंशन को यूज करते हुए ये जो एरिया निकला है, दिस इज, ठीक है। नाउ देर इज क्या, एरिया इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया, एरिया नॉट इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया, ठीक है। इसके लिए मैंने बहुत सारी फोटोज लगाई थी, जस्ट गिव मी अ मिनट, और फोटोज लगाई थी, जस्ट गिव मी अ मिनट।
एक मिनट होल्ड कीजिए, क्या डाउट है? जस्ट गिव मी अ मिनट। ये वाली पीडीएफ देखो आप, इसमें मैंने और फोटोज लगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट एरियाज आर इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया एंड व्हाट इज एक्सक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया। तो देखो, एरिया इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया कौन कौन से हैं? कौन कौन से एरिया को प्लिंथ एरिया में इंक्लूड किया जाता है? व्हाट एरियाज आर इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया? प्लीज ऑब्जर्व। ऑल फ्लोर एरिया, ऑल फ्लोर एरिया ऑफ वॉल एट द फ्लोर लेवल एक्सक्लूडिंग द प्लिंथ ऑफसेट। तो ये तो डेफिनेशन के बारे में ही दोबारा से लिख दिया है क्या? यानी कि सारी फ्लोर पे फ्लोर एरिया बिल्डिंग का विद एक्सटर्नल डायमेंशंस सिर्फ एक्सक्लूड क्या करना है? प्लिंथ ऑफसेट को एक्सक्लूड करना है। फिर क्या है? और क्या इंक्लूड करना है? इंटरनल शाफ्ट इन द बिल्डिंग विच डज नॉट एक्सीड 2 मीटर स्क्वायर एरिया। तो अगर कोई इंटरनल शाफ्ट होगी बिल्डिंग के अंदर जिसका एरिया किससे बड़ा नहीं होगा? 2 मीटर स्क्वायर से बड़ा नहीं होगा, उसे भी आप क्या कंसीडर करोगे? प्लिंथ एरिया में कंसीडर करोगे। आपने बहुत सी बार, ये देखो ये क्या है? दिस इज शाफ्ट। ये देखो यहाँ से सैनिटरी पाइप्स जा रहे हैं क्या? यहाँ से फायर पाइप, फायर ब्रिगेड के पाइप है ना, सैनिटरी पाइप, ठीक है, वाटर सप्लाई पाइप। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में क्या होता है, एक क्या कहते हैं, शाफ्ट बना देते हैं, एक इंटरनल शाफ्ट बना देते हैं जिसमें से सारे पाइपलाइंस वगैरह ले जाते हैं, सो दैट मेंटेनेंस वर्क थोड़ा आसानी से हो सके। और सारी की सारी जो फॉल स्मेल है, जो गंदी स्मेल है, वो सबकी सब एक जगह पे रहे। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसको क्या बोलते हैं? ओपन शाफ्ट बोलते हैं, इंटरनल शाफ्ट बोलते हैं। तो बिल्डिंग्स के अंदर ऐसी इंटरनल शाफ्ट होती हैं। आपके कॉलेज में भी स्टेयर केस पर ऐसी इंटरनल शाफ्ट आपने हो सकता है देखी हो। कॉलेज के अंदर भी ऐसी इंटरनल शाफ्ट होती है, बिकॉज ये क्या करती हैं? वेंटिलेशन पर्पस के लिए भी होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर इंटरनल शाफ्ट का एरिया 2 मीटर स्क्वायर से छोटा है, इफ इंटरनल शाफ्ट एरिया इज स्मॉलर देन 2 मीटर स्क्वायर, इट विल बी इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया। यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, तब भी उसको किस में इंक्लूड करेंगे? प्लिंथ एरिया में इंक्लूड करेंगे। क्या? इंटरनल शाफ्ट ऑफ द बिल्डिंग विच डज नॉट एक्सीड 2 मीटर स्क्वायर एरिया, इट इज इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया। एम आई क्लियर? हाँ कि ना? स्टेयर केस को, यस सर। स्टेयर केस को भी हम प्लिंथ एरिया में कंसिडर करते हैं, बट ये स्टेयर केस कैसा होना चाहिए? इंटरनल स्टेयर केस, ठीक है। इंटरनल स्टेयरकेस, बिल्डिंग के अंदर से भी स्टेयरकेस प्रोवाइडेड होता है, और बहुत बहुत सी बार क्या होता है, जो स्टेयरकेस होता है वो बिल्डिंग से बाहर भी प्रोवाइडेड होता है। जैसे कि बिल्डिंग के बाहर का एग्जांपल मैं आपको कैसे दूं, मार्केट में आपने बहुत सी बार देखा होगा कि बिल्डिंग के बाहर से फर्स्ट फ्लोर पर शॉप पे जाने के लिए स्टेयरकेस लगी हुई होती है। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग सर्विस एकेडमी ईटानगर में भी अगर आप आओगे, तो बिल्डिंग के अंदर से भी ऊपर जाने का तरीका रास्ता है, और बिल्डिंग के बाहर भी मेटल की, स्टील आयरन की एक वो क्या कहते हैं, सर्विस स्टेयरकेस दे रखी है। तो अगर बिल्डिंग के बाहर स्पाइरल स्टेयरकेस या सर्विल स्टेयरकेस है, तो उसको हम प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करते, वी डू नॉट इंक्लूड इट इन प्लिंथ एरिया। क्या कह रहा हूं मैं? अगर बिल्डिंग के बाहर से सर्विस स्टेयरकेस होती है, वी डू नॉट इंक्लूड इट इन प्लिंथ एरिया, बट बिल्डिंग के अंदर से अगर स्टेयरकेस जा रही है, वी विल इंक्लूड इट इन प्लिंथ एरिया। एम आई क्लियर? हाँ कि ना? बोलो। अच्छा, आप लोग ने आकाशदीप गए हो ना? आप लोग आकाशदीप मार्केट में फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए बाहर से भी स्टेयर्स हैं और बिल्डिंग के अंदर से भी स्टेयर है क्या? स्टेयर्स है क्या? अब जो गया होगा यार वही समझ पाएगा, ठीक है। मैं इसका फोटो लगा के भेजूंगा आपको, इंटरनल स्टेयर्स और एक्सटर्नल स्टेयर्स, ठीक है क्या? नेक्स्ट क्या है? इन केस ऑफ ओपन बरामदा, ठीक है,
विद पैरापिट। अगर बरामदा है और बरामदा में क्या है, पैरापिट है, उस केस में हम इंक्लूड करते हैं बरामदा का एरिया को भी प्लिंथ एरिया में, बरामदे के एरिया को भी हम प्लिंथ एरिया में इंक्लूड करते हैं अगर वहां पर क्या प्रोवाइडेड है, पैरापिट वॉल प्रोवाइडेड है। क्या प्रोवाइडेड है, पैरापिट्स। व्हाट आर पैरापिट्स? जो घर के अंदर बाउंड्री वॉल्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, पैरापिट वॉल्स बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ कि ना? सर कोई एग्जांपल दिखाओ। फॉर एग्जांपल, दिस इज बरामदा, ये क्या है, दिस इज बरामदा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ये देखो, ये क्या है, दिस इज पैरापिट वॉल, ठीक है, और ये बरामदा ऊपर से कवर्ड है क्या, हाँ कि ना? इट कैन बी कवर्ड और अनकवर्ड। देखो बालकनी का साइज छोटा होता है, बरामदा इज सफिशिएंटली लार्ज, बैठने में बालकनी जैसा ही है ये, बट ये बिल्डिंग के अंदर होता है। बहुत सी बार ये क्या होता है, बिल्डिंग के अंदर होता है और ऊपर से कवर्ड होता है। ऊपर से कवर्ड होगा तो अलग तरीके से इसके एरिया को कंसीडर करेंगे, और ऊपर से कवर्ड नहीं होगा देन वी विल कंसीडर इट इन अ डिफरेंट वे। बट सबसे पहले समझो, बरामदा इस ऐसा स्पेस होता है घर के अंदर बैठने के लिए। ये क्या लगी हुई है, दिस इज पैरापिट वॉल। तो अगर पैरापिट वॉल है तो बरामदा को इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज बरामदा को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है क्या, हाँ कि ना? तो बरामदा में पैरापिट वॉल होना जरूरी है टू बी इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया। अब जब पैरापिट वॉल होती है बरामदा के अंदर तो उसे इंक्लूड कैसे करते हैं, यू प्लीज ऑब्जर्व। क्या लिखा हुआ है, 100% एरिया फॉर द पोर्शन प्रोटेक्टेड बाय द प्रोजेक्शन अबव। यानी अगर ऊपर से कवरिंग है तो ये 100% एरिया को किस में इंक्लूड कर लोगे, इस 100% एरिया को किस में इंक्लूड कर लोगे, एवरी वन ऑफ यू, प्लिंथ एरिया में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है क्या? बट अगर ऊपर से कवरिंग नहीं होती, ऊपर से कवरिंग नहीं होती, सर आपको एक डायग्राम बना के दिखाइए ना इसके बारे में। देखो क्या है, मान लो कभी कभी ऐसा घर देखा है क्या आपने, ये, ठीक है, और यहाँ पर ये पैरापेट वॉल है, ये घर का कंस्ट्रक्शन है, ये घर का कंस्ट्रक्शन है, ये पैरापेट वॉल है। अब यहाँ पर बैठ सकते हैं लोग। अब देखो ऊपर से कवर्ड नहीं है तो ये क्या है, दिस इज बरामदा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इस केस में अगर यहाँ पे पैरापेट वॉल है तो इसे बरामदा बोला जाएगा, और इसका एरिया कितना लिया जाएगा, 50% ऑफ द एरिया। ठीक है क्या? अनप्रोटेक्टेड फ्रॉम अबव, अगर ऊपर से प्रोटेक्टेड नहीं होगा तो उसका एरिया कितना लेंगे, बोलिए? 50% लेंगे। एम आई क्लियर? क्या समझ पाए हो आप लोग? पुरामा बताओ, समझ पाए हो? हाँ यस बढ़ो आगे। ठीक है, 100% एरिया ऑफ द बालकनी प्रोटेक्टेड बाय प्रोजेक्शन अबव। अगर बालकनी ऊपर से प्रोटेक्टेड है तो उसका हम 100% एरिया लेंगे, और ऊपर से कवर्ड नहीं है तो बालकनी का कितना एरिया लिया जाएगा, 50%। यानी कि जो कंडीशन बरामदा के ऊपर अप्लाई होती है वही कंडीशन किसके ऊपर अप्लाई होती है, बालकनी के ऊपर अप्लाई होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके ना? जस्ट गिव मी। ठीक है, तो ये देखो ऊपर से प्रोटेक्टेड नहीं है क्या, दिस इज नॉट कवर्ड फ्रॉम अप। हाँ कि ना? ये ऊपर से प्रोटेक्टेड नहीं है, ये ऊपर से कवर्ड नहीं है, तो इसका कितना लोगे, 50% लोगे। इसके लिए कितना लोगे, 50% लोगे। और ये वाला देखो, ये वाली बालकनी ऊपर से प्रोटेक्टेड है क्या, इसके लिए कितना लोगे, 100% लोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसके लिए कितना लोगे बताओ, ये ऊपर से प्रोटेक्टेड है क्या बालकनी, बात करो मेरे से। हाँ ऊपर से प्रोटेक्टेड नहीं है, सर कौन सा देखो वाला सर? इसमें ऊपर ये वाला देखो, मैं अच्छा दिख नहीं रहा क्या, ये थर्ड वाला, ठीक है, नहीं दिखा क्या, चलो गायब हो गया, एक मिनट। सर वो ब्लू वाला। हाँ, 1 2 3, थर्ड, हाँ, ब्लू ब्लैक जो भी बोलो उसको, इसमें टायर रखे हैं, ये वाला यार दिख तो रहा है ना, नहीं दिख रहा है क्या, मेरा मार्कर नहीं दिख रहा है आप लोगों को? तो ठीक है।
सर अभी देखो, तो ये वाला बालकनी कैसा है, ऊपर से प्रोटेक्टेड नहीं है तो इसके लिए 50% लोगे, ये ऊपर से कवर्ड है तो इसके लिए 100% लोगे। ठीक है क्या? बढ़ जाओ जी आगे। सर। चलो, यस। तो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं नोट्स में, नहीं हो रहा। चलो कोई नहीं। नेक्स्ट क्या है? एल्कोव मेड बाय कैंटिलीवर और स्लैब बियॉन्ड एक्सटर्नल वॉल। ठीक है, तो एल्कोव क्या होते हैं? एल्कोव दिखाता हूँ मैं क्या है, व्हाट इज एल्कोव। दिस इज एल्कोव। ठीक है, यानी कि पहले क्या है, दीवार की थिकनेस बहुत ज्यादा है, एक्सटर्नल वॉल की थिकनेस बहुत ज्यादा है, और एक्सटर्नल वॉल में कैविटी देकर बैठने की स्पेस बना रखी है, तो दिस स्पेस इज कॉल्ड एल्कोव। ठीक है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं? एल्कोव बोलते हैं। अब हमारे घरों में थोड़ी है ये, महल वगैरह में होगी। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ कि ना? तो एल्कोव के एरिया को भी हम किस में कंसीडर करते हैं? प्लिंथ एरिया में कंसीडर करते हैं। Am I clear? Area of alcove is also considered in plinth area. ठीक है क्या? अब किस तरीके से कंसीडर किया जाता है, दैट डिटेल्स वी आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर, अदरवाइज एमसीक्यू आएगा तो फंस जाएंगे। कितना है? 25% ऑफ द एरिया ऑफ एल्कोव इफ हाइट इज अप टू 1 मीटर। तो अगर हाइट ऑफ द एल्कोव, एल्कोव की हाइट थी ना, तो हाइट ऑफ एल्कोव अगर 1 मीटर तक होगी तो उसका 25%। अगर 2 मीटर तक है, 1 से 2 मीटर के बीच में है, तो उसकी कितना लेंगे? 50% लेंगे। हाँ कि ना? और जी अगर 100% लोगे जब हाइट ऑफ एल्कोव किससे ज्यादा होगी? 2 मीटर से ज्यादा होगी। हमें क्लियर? 1 to 2 मीटर के लिए 50%, लेस देन 1 के लिए, 1 मीटर तक के लिए हाँ 25%, और 2% से 2 मीटर से ज्यादा के लिए 100%। एम आई क्लियर? हाँ कि ना? क्या मैंने यस आपको सारे एलिमेंट्स दिखाए हैं? हाँ, विल इट हेल्प? याद करने में मदद मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, नाउ व्हाट आर नॉट इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं की जाती? व्हाट आर द थिंग्स जो प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं की जाती? एरिया नॉट इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया। ठीक है, इंटरनल शाफ्ट हैविंग एरिया ग्रेटर देन 2 मीटर स्क्वायर। तो अगर इंटरनल शाफ्ट का एरिया 2 मीटर स्क्वायर से बड़ा होगा तो उसे किस में नहीं कंसीडर किया जाएगा? प्लिंथ एरिया में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है क्या? अच्छा, मैं ये इंटरन ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कोर्ट यार्ड। कोर्ट यार्ड मतलब बगीचे में बना हुआ स्ट्रक्चर। गेटिंग माय पॉइंट? ओपन एरिया। आपके कॉलेज में असेंबली ग्राउंड होता था, असेंबली ग्राउंड में ओपन प्लेटफॉर्म होता है क्या, जहां पर लोग प्रेयर वगैरह करते हैं? अब वो ऊपर से कवर्ड हो, आपके कॉलेज में आपके स्कूल में अलग बात है, हमारे स्कूल में क्या था? ओपन प्लेटफॉर्म था जहां पर हम लोग असेंबली वगैरह करते थे। ठीक है, तो जो ओपन प्लेटफॉर्म एरिया होता है उसको हम प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, बालकनीज एंड कैंटिलीवर प्रोजेक्शन विच आर नॉट इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया। तो बालकनीज एंड कैंटिलीवर प्रोजेक्शंस को भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है क्या? इंक्लूड करने का जो क्राइटेरिया है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है क्या? हाँ कि ना? तो अगर नीचे से सपोर्ट, ये बालकनीज एंड कैंटिलीवर प्रोजेक्शन आर नॉट इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया। ठीक है, ये बात थोड़ी सी सब्जेक्टेड हो जाती है, इसको काट देते, जस्ट कट इट। ठीक है क्या? ये ज्यादा सही है, बालकनीज को इंक्लूड करने का तरीका इस तरीके से है। एम आई क्लियर? हाँ कि ना? कैंटिलीवर प्रोजेक्शन को मत इंक्लूड करो, बालकनी मत लिखो इसमें। ठीक है, कैंटिलीवर प्रोजेक्शन छोड़ दो, बालकनीज को काट। ठीक है, गुड। बालकनीज, कैंटिलीवर प्रोजेक्शन आर नॉट इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया। ठीक है, फिर क्या है? अनइनक्लोज बालकनी, यानी कि जस्ट जिसके नीचे कोई सपोर्ट वगैरह नहीं है, उस बालकनी को हम कंसीडर नहीं करते हैं। एरिया ऑफ लॉफ्ट, लॉफ्ट के एरिया को भी हम कंसीडर नहीं करते हैं। व्हाट इज लॉफ्ट? देखो, लेट मी शो यू। दिस इज लॉफ्ट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? किसी भी एक फ्लोर को हॉरिजॉन्टल प्लेन से दो पार्ट में डिवाइड कर देना। ठीक है, इंटरमीडिएट स्टोरेज स्पेस बनाने के लिए। ठीक है, टू मेन फ्लोर के बीच में एक, क्या कहते हैं, टेम्परेरी, एक क्या कहते हैं, परमानेंट फ्लोर लगा दी। फॉर एग्जाम्पल आपने ये गैराज में देखा होगा, एक कार यहाँ पर रिपेयर हो रही है, प्लेटफॉर्म अटैच होता है,
एक कार ऊपर रिपेयर हो रही होती है, एक कार नीचे रिपेयर हो रही होती है, तो एक ही फ्लोर को दो फ्लोर में डिवाइड कर देते हैं। दिस इज नोन एज लॉफ्ट। तो ऐसा नहीं है कि इस लॉफ्ट के एरिया को आप अलग से प्लिंथ में कंसीडर करोगे। नो, यू आर नॉट गोइंग टू कंसीडर इट। अगर हाइट किससे लेस देन है, 2 मीटर से लेस है, ठीक है क्या? तो लॉफ्ट कब बोला जाता है? अगर ये हाइट 2 मीटर से कम होती है, ये वाली हाइट, ठीक है, दिस अबव हाइट इज लेस देन 2 मीटर, लेस देन 2 मीटर, तो इसे क्या बोला जाता है? दिस इज नोन एज लॉफ्ट। आपने रेस्टोरेंट्स में भी ये देखा होगा। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, रेस्टोरेंट्स में भी ऐसा होता है, एक फ्लोर को दो फ्लोर में डिवाइड करके ऊपर नीचे सिटिंग कैपेसिटी बनाई जाती है। किसमें ऐसा देखने को मिलता है लॉफ्ट स्ट्रक्चर? गैराज में देखने को मिलता है, रेस्टोरेंट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ कि ना? बताइए। जी सर। बाकी सब लोगों को क्या हो गया? चलो, तो नेक्स्ट क्या है? तो लॉफ्ट एरिया को हम कंसीडर नहीं करते हैं प्लिंथ एरिया में। एरिया ऑफ वर्टिकल सन ब्रेकर, ठीक है, बॉक्स लोअर प्रोजेक्शंस आउट एंड अदर आर्किटेक्चरल फीचर्स, फॉर एग्जांपल स्लैब प्रोजेक्शंस फॉर फ्लावर पॉट्स एंड ऑल। तो घर के बाहर फ्लावर पॉट्स वगैरह रखने के लिए जो स्लैब का प्रोजेक्शन वगैरह कर रखा होता है, या सन ब्रेकर वगैरह जो लगाए होते हैं, उन सारी चीजों को हम प्लिंथ एरिया में कंसीडर नहीं करते हैं। सर सन ब्रेकर दिखाइए हमें, सन ब्रेकर दिखने में कैसा होता है? तो ये है आर्किटेक्चरल प्रोजेक्शंस। तो ये बिल्डिंग से बाहर निकले हुए हैं, गेटिंग माय पॉइंट? इनकी वजह से एरिया को हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? दिस इज सन ब्रेकर। ये क्या है? वर्टिकल सन ब्रेकर, ठीक है। तो ये बिल्डिंग से बाहर निकले हुए, क्या बिल्डिंग तो ये पीछे मिरर तक है, इज इट क्लियर? दिस इज वर्टिकल सन ब्रेकर। तो इन सन ब्रेकर्स का एरिया को हम किस में नहीं कंक्लूड करते हैं? इस एरिया को हम किस में नहीं इंक्लूड करेंगे? प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बताइए, बढ़ो आगे। चलो, ठीक है। ओपन प्लेटफॉर्म को इंक्लूड नहीं करेंगे। ओपन स्पाइरल और सर्विस स्टेयर केस को, इसके बारे में बात करी क्या मैंने? जो स्टेयर केस बिल्डिंग के बाहर से होती है, उस स्टेयर केस को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करते हैं। स्पाइरल सर्विस स्टेयर केस जो लगी होती है, जो सर्विस स्टेयर केस लगी होती है, सर्विस स्टेयर केस एज एन, यहाँ पर तो नहीं देखने को मिलेगा। दिल्ली में ज्यादातर पीवीआर मॉल्स वगैरह में क्या है, जब आप मूवी देख के निकलते हो तो क्या कहते हैं, उसके लिए एग्जिट डोर अलग होता है और उसका स्टेयर केस अलग होता है। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ तो मैं गया नहीं हूँ, बट क्या होता है, बिल्डिंग के बाहर से स्टेयर केस दिया होता है। जब मूवी कंप्लीट हो जाती है तो वो सर्विस स्टेयर केस से होते हुए आप बाहर आते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो मूवी हॉल वगैरह में आपको ये सर्विस स्टेयर केस देखने को मिलती है। तो इस सर्विस स्टेयर केस को हम किस में नहीं इंक्लूड करते हैं? वी डू नॉट इंक्लूड दिस सर्विस स्टेयर केस इन प्लिंथ एरिया। एम आई क्लियर? हाँ कि ना? यस सर। नेक्स्ट क्या है? एरिया ऑफ मम्टी। देन मम्टी क्या होता है? स्टेयर बॉक्स को क्या बोला जाता है? जब आप स्टेयर्स पे चढ़ते चले जाओगे तो रूफ, जब आप टेरेस लेवल पर आओगे तो टेरेस लेवल के ऊपर एक कवरिंग सी होगी क्या उसके ऊपर? दिस इज नोन एज मम्टी। गेटिंग माई पॉइंट? तो मम्टी के एरिया को हम किस में इंक्लूड नहीं करते हैं? वी डू नॉट इंक्लूड एरिया ऑफ मम्टी इन प्लिंथ एरिया, बिकॉज मम्टी इज अ टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन। मम्टी कैसा होता है? एक टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन होता है। जब आप फ्लोर एक्सटेंड करोगे तो मम्टी को तोड़ दोगे क्या? हाँ कि ना? सर मम्टी दिखाइए, इसमें है कि मेरे पास, मैंने लगाया आपको। दिस इज मम्टी, सी, ये जो टॉप में ये स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज मम्टी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो इस फ्लोर लेवल पर ये जो मम्टी का एरिया, यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ना मम्टी का, ठीक है, इसको इंक्लूड नहीं करोगे। यहाँ पर स्टेयर केस का एरिया लिया जाएगा, इस ग्राउंड इससे नीचे वाली फ्लोर पे स्टेयर केस का एरिया लिया जाएगा, इस फ्लोर पे स्टेयर केस का एरिया लिया गया, यहाँ पे लिया गया, यहाँ पे लिया गया, यहाँ पे लिया गया। इस फ्लोर लेवल पर एरिया को कंसीडर नहीं करा जाएगा। यानी कि मम्टी के नीचे जो एरिया होता है उसको प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करते हैं। वाई सो? जब ऊपर कंस्ट्रक्शन होगा तो ये मम्टी तोड़ के
ऊपर बनाई दी जाएगी नई ममटी ममटी, हाँ कि ना? यानी कि इट इज अ टेम्पररी कंस्ट्रक्शन। ये कैसा कंस्ट्रक्शन है? टेम्पररी कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए इट इज नॉट इंक्लूडेड, दैट इज व्हाई इट इज नॉट इंक्लूडेड इन प्लेन्स एरिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. हाँ कि ना? चलिए, ठीक है, टॉवर वगैरह, ठीक है, ये सब मैंने आपको, डोम्स वगैरह, ये सब तो आपने देखा। ये प्रोजेक्शन ऑफ द टेरेस लेवल, तो टेरेस लेवल के ऊपर कोई भी प्रोजेक्शन होगा, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन प्लेन्स एरिया। एम आई क्लियर? Yes, sir. सर चलो, हाँ सर बोलिए। ये अनएनक्लोज जो बैल्कनी बोला है वो मतलब पैरापेट नहीं रहेगा या फिर ऊपर से टॉप फ्लोर से टॉप से नहीं रहेगा बोला है टॉप से? नहीं नहीं, देखो, बालकनी के लिए टॉप कवरिंग के बारे में तो ये रिकमेंडेशन है क्या? हाँ कि ना? जी जी अनइनक्लोज बालकनी, मेरे को एक बार लेट मी सी दिस, ठीक है? जहां तक मुझे जी पता सर। है नीचे से सपोर्टेड नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? लाइक सर आर यू गेटिंग माय कैंटिलीवर ना, पॉइंट? बैल्कनी ना? हाँ, लाइट कैंटिबिल, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है। मैं इसका एक फोटो लगा के आपको देखूँ, ओके? एम आई क्लियर? लेट्स कीप इट इन डाउट। एम आई क्लियर? हाँ कि ना? अब ये बात देखो, इस आईएस कोड की समरी थी, जो ये मैंने आपको सब बताया है। ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ दी गई है? इस आईएस कोड में दी गई है, ठीक है क्या? नाउ इट इज क्वाइट टफ कि आप इतना बड़ा आईएस, मतलब इतना बड़ा तो नहीं है, बट ये सारा डाटा पूरा का पूरा याद करो। तो इसको समराइज करके, ये देखो, ये सारी बातें 25%, 1 मीटर, 50%, ये सब लिखा हुआ है क्या? हाँ कि ना? तो यहां से एमसीक्यू आता है, तो मैंने क्या करा है, पूरा आईएस कोड ही लगा दिया है। एक बार कल पढ़ के आना, फिर मैं आपसे इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ कि ना? बट जो भी बातें इसमें लिखी हैं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, मैंने यहाँ पर भी उन चीजों को लिख रखा है प्रॉपर चार्ट के फॉर्म में, सो दैट यू कैन रिमेंबर टिल एग्जाम। एम आई क्लियर? हाँ कि ना? Okay. Yes, Yes, sir. sir. चलो, ओके सर। आज के लिए इतना ही रखें या एक्सटेंड करें? बोलो। सर रख चलो, दीजिए सर। इस क्वेश्चन को करो जरा, ठीक है? प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। मैंने जस्ट बोला ही, एक बंदा गायब हो गया। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। बस सर, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। पुरामा, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, देखो। सर पूरा नहीं दिख रहा है क्वेश्चन। जस्ट 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 एक मिनट। अब दिख रहा है क्या? तो थोड़ा लेफ्ट। ऐसा कैसे हो रहा है? थोड़ा, लास्ट वर्ड, हाँ सर वो सब नहीं दिखा। आप यार स्क्रीन को क्या कहते हैं, लैंडस्केप मोड में देखा करके ट्राई करो एक बार। ऐसा होना अब चाहिए, नहीं चाहिए ना, अभी आ बाद रहा है में भी सर। प्रॉब्लम। ठीक अच्छा। है। A plan of a building is in form of rectangle with a center line dimension of outer wall as 9.7 and 14.7 meters, ठीक है? तो कुछ ऐसी कहानी है क्या कि सेंटर लाइन की जो लेंथ है, वो हमें बता रखी है, कितनी बता रखी है? सेंटर लाइन लेंथ इज, दिस इज 14.7 मीटर्स, हाँ कि ना? जी सर। ठीक है, और इस डायरेक्शन में सेंटर लाइन लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ कितनी दे रखी है? 9.7, ठीक है? अब मुझे बताओ, क्या पूछा है? देन इट्स प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया सेंटर लाइन का एरिया लेना पड़ेगा या आउटर बाउंड्रीज का? राउटर। तो आउटर बाउंड्रीज कैसे बनाऊंगा? अगर ये सेंटर लाइन है तो ये थिकनेस कितनी हुई, ये साइड वाला कितना हुआ? टोटल थिकनेस अगर 0.3 है, तो सेंटर के पीछे कितना हो जाएगा? 0.15 हो जाएगा क्या? और इधर भी सेंटर के पीछे कितना हो जाएगा, बोलो? 0.15। 0.015। 0.15, 0.15 प्लस
14.7, ये 15 हो गया क्या? इट मींस एक्सटर्नल डायमेंशन इज हाउ मच? बोलो। 15 मीटर, 0. हाँ कि ना? और ये वाली डायमेंशन बताना। ये कितना हो जाएगा 10 सिमिलर इन मीटर. दिस केस? 10 मीटर हो जाएगा। सबको ये आसान सी बात समझ में आ रही है क्या? जी कितने स्टूडेंट का आंसर आ गया है? ऑप्शन ए। और किसी का? ऑप्शन ए। 150. और कोई बताओ। ऑप्शन ए। जी ठीक सर, है क्या? ऑप्शन है. ठीक है, ऑप्शन ए। अब देखो यार, ये एसएससी जेई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है? हाँ कि ना? मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है क्या यहाँ से? बट अरुणाचल में अभी जो रिसेंट ट्रेंड है, इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग अभी रिसेंट पेपर में क्या है? ये इंफॉर्मेशन जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? व्हाट इंफॉर्मेशन आई हैव डिलीवर्ड हियर, ठीक है? यहां से एमसीक्यू बनेगा, ठीक है? अब देखो, पिछली बार एई में यहां से एमसीक्यू आ चुका है, फिर से रिपीट हो सकता है। आई हैव डिलीवर्ड एवरीथिंग, फिर हम इसको बाद में देखेंगे, ठीक है? इस पे मैं आपको एमसीक्यू दे दूंगा, ठीक है क्या? हाँ कि ना? यस सर. जी सर. आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखना, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग कल करेंगे, ओके? हाँ कि ना? ओके सर सर। ये नोट्स तो सर ये ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे ना सर? बिल्कुल, मैं नोट्स को ग्रुप में प्रोवाइड करूंगा। मोबिया, क्या कहते हैं, नहीं क्या कहते हैं, गुमली, गुमली कह रहा हूँ, सॉरी, क्या नाम है, गुंगली। अगर मैं भूल जाया करूँ ना नोट्स भेजने को, मेरे को यार कॉल कर दिया करो, ठीक है? अब इस चीज को रेगुलर करते हैं, ठीक है? नोट्स मेरे को रोज शाम को ही भेजने हैं। अगर मैं भूल जाऊं, जस्ट गिव मी अ कॉल, ठीक है? नोट्स तो मैं तुरंत भेजूंगा, वीडियो अगले दिन सुबह 12 बजे तक अपलोड हो जाएगी, ठीक है? हाँ कि ना? ईगम, कोई डाउट है? ईगम, रिस्पॉन्ड करो। सो गए क्या? एंथोनी, एनी डाउट्स? इनक्लोज बाउंड्री वाला डाउट मैं आपका लेता हूँ कल, ठीक है? आई विल टेक दिस डाउट। बाकी सब क्लियर है क्या? सर ये अभी का क्वेश्चन में कोर्टियर का एरिया को माइनस करेगा. हाँ, कोर्टयार्ड का एरिया को माइनस करिए, ठीक है? कर लिए क्या? ये कर लिया? हाँ कि ना? टोटल एरिया है, टोटल एरिया में से कोर्टयार्ड का एरिया माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? इसको इससे मल्टीप्लाई करके कोर्टयार्ड का एरिया माइनस करके आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा है ऑप्शन? उंगली बताओ। 25 बी. ऑप्शन बी एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है? इसको देखना, फिर कल से हम फ्लोर एरिया वगैरह पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है? व्हाट इज योर होमवर्क, क्या काम है आपका? ठीक है, ये आईएस कोड को रीड मारना है, ठीक है? एक बार रीड करो, फिर ये सारी चीजें आपके पास लिखी हुई हैं, ठीक है? आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू क्लास।